आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के भूगोल का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। और देखिए, अभी जो हमारा एग्जाम होने वाला फर्स्ट एग्जाम नवंबर दिसंबर को, और उसका जो पैटर्न है उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको इतिहास का कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दिया है, जो आपको नवंबर दिसंबर में पढ़ना है, और भूगोल का चैप्टर 1 भी पढ़ा दिया है। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा तो आप सबसे पहले ये सब वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज को देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या है, देखिए कि भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया। ठीक है, मतलब ये जो वन्य जीवन अधिनियम है ना, मतलब जो भी वन का जो जीव जंतु है या फिर वन का जो भी जीवन है, ठीक है, उसका जो कानून है कब पारित हुआ था, तो 1972 को पारित हुआ था। इस पॉइंट को आप अपने कॉपी में या फिर कहीं पर भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ क्या है, पार्क है, जैसे कि कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिसके हम लोग उद्यान भी बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बोलिए या फिर पार्क बोलिए। ये कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है, यानी कि उत्तरांचल में है। देखिए, उत्तराखंड को हम लोग उत्तरांचल भी बोलते हैं। तो ये जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है, कहां पर है, तो उत्तराखंड में है। इस बात को आप याद रखिएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क या फिर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार कहाँ है, तो राजस्थान में है। मानस बाग रिजर्व कहाँ है, तो असम में है। पेरियार बाग रिजर्व कहाँ है, तो केरल में है। बस आपको ये 5 याद कर लेना है, और यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। इसको आप एकदम नोट डाउन करिए और याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए, पेड़ों की भी पूजा होती है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। देखिए, जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, वहां पर जो मुंडा जनजाति है, संथाल जनजाति है, उन लोग क्या करते हैं, महुआ का और कदम पेड़ का पूजा करते हैं। उड़ीसा बिहार में क्या होता है, जो भी वहां का जनजातियां हैं, शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। आप नोट डाउन करिए, याद करिए। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए, एक हमारा होता है IUCN, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका जो स्थापना हुआ था अक्टूबर 1948 को हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अब ये जो है, ये क्या चीज़ है, इसको हम लोग हिंदी से बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। जो IUCN है के अनुसार पौधे यानी कि वनस्पति और प्राणियों की निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मतलब देखिए, ये जो IUCN है, ठीक है, ये क्या क्या है, जो भी वनस्पति है, जो भी प्राणी जगत है, जो भी पेड़ पौधे वगैरह है, इसको कुछ श्रेणी में विभाजित किया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि जीव जंतु भी है और पेड़ पौधे भी है। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है ना, प्राणी जगत, प्राणी भी रहेगा, जिसमें प्राण रहता है उसे प्राणी जगत कहते हैं। पेड़ पौधे वनस्पति भी रहेंगे। इसको कुछ श्रेणियों में डिवाइड किए हुए हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सामान्य जातियां। अब ये सामान्य जातियां क्या है, जो बिल्कुल क्या है, नॉर्मल है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब जो संकट की स्थिति से मुक्त है, जो संकट की स्थिति में नहीं है। तो इसका जो एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि पशु हो गया, साल हो गया, चीड़ हो गया, इत्यादि। और जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज को मैं आपको NCERT किताब से ही पढ़ा रहा हूं। आगे देखिए, संकटग्रस्त जातियां। अब ये संकटग्रस्त जातियां मतलब क्या है, जो संकटग्रस्त है। इसका मतलब क्या हुआ कि लुप्त होने का खतरा। मतलब ये सब जो जातियां हैं, मतलब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ये सब जिससे आप लोग देख सकते हैं, कुछ वनस्पति है, कुछ प्राणी है, जो कि मतलब लुप्त हो सकते हैं, मतलब लुप्त होने का खतरा बहुत ही ज्यादा है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, जिसे हम लोग मणिपुरी हिरन भी कहते हैं, इत्यादि। मतलब ये सब जो प्राणी है ना, ये सब जो प्राणी है, ये क्या है, ये लुप्त होने के, मतलब लुप्त होने का इस पर खतरा है। मतलब ये संकटग्रस्त जातियां के अंदर में आते हैं। परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देख लीजिए। परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देगा कि काला हिरन किस जाति के अंदर आते हैं, सामान्य जाति, संकटग्रस्त जाति, या फिर और कोई सा आपको 2 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको बताना है संकटग्रस्त जाति। तो आप इसको नोट डाउन करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए और समझिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। एक होता है सुभेद्य जातियां। ठीक है, ये क्या है, जिनकी संख्याएं लगातार घट रही है। देखिए, ये सुभेद्य जातियां में किसे रखा गया है, जिसका जो संख्या है वो लगातार घट रहा है। ठीक है, विषम परिस्थितियां परिवर्तन करना आवश्यक है, नहीं तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है।
मतलब क्या हुआ, अभी जिस प्रकार से चल रहा है अगर इसी प्रकार से चलता रहे, अगर इस पे परिवर्तन ना किया जाए ना, तो ये जो जातियां हैं ये लुप्त हो जाएगी, यानी कि संकटग्रस्त जातियों के कैटेगरी में आ जाएगी। वही चीज यहाँ पर बोला गया है। तो सुवेद्य जातियां के अंदर क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीली भेड़ किस जाति के अंदर आते हैं, संकटग्रस्त जाति, सुवेद्य जाति, सामान्य जाति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। आगे मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए क्या है, दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां किसको बोलते हैं, जिसकी संख्या बहुत ही कम है, या फिर जिसे हम लोग बोल सकते हैं जो क्या सुवेद्य है, मतलब जिसका जो संख्या लगातार घट रहा है। वही बात हुआ यहाँ पर भी, मतलब अभी जो चल रहा है, अभी जिस प्रकार से इसका मतलब अभी जिस प्रकार से ये जातियां घट रही है, अगर यही दौर चलता रहा ना, तो ये भी जाति क्या होंगे, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगे। फिर एक आपका स्थानिक जातियां, यहाँ पर कुछ एग्जांपल नहीं दिया है किताब में भी, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। स्थानिक जातियां क्या है, जो विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब ये जो जातियां है ना, ये हर जगह पर आपको नहीं मिलेगा। जैसे अंडमानी टील, तो ये आपको अंडमान निकोबार में ही मिलेंगे। निकोबारी कबूतर, ये आपको निकोबार में जगह में ही मिलेंगे। अंडमानी जंगली सुअर, तो आपको ये अंडमान में ही मिलेंगे। अरुणाचल के मिथुन, तो ये आपको अरुणाचल में ही मिलेंगे। मतलब यहाँ पर कुछ कुछ क्या है जो वही जगह पर मिलेंगे, हर जगह पर आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो स्थानिक जातियां हैं वो किसी विशेष स्थान पर मिलता है, हर जगह पर नहीं मिलता है। जैसे कि अंडमानी टील, तो ये आपको अंडमान में मिलेगा। निकोबारी कबूतर, ये आपको निकोबार में मिलेगा। अंडमानी जंगली सुअर, ये आपको अंडमान में मिलेगा। अरुणाचल के मिथुन, तो ये आपको अरुणाचल में मिलेंगे। आगे देखिए, आगे समझिए बात को। लुप्त जातियां, इनके रहने के स्थान आवास में अनुपस्थिति पाए गए। मतलब जब इस तरह का मतलब जाति, इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, देखिए लुप्त जाति, इसमें कौन कौन प्राणी को रखा गया है। मतलब देखा कि ऐसे प्राणी जिनका जो आवास होता है, जहां पर रहने का जो स्थान होता है, जब वहां पर जाकर देखा गया ना, तो उन्हें अनुपस्थित पाया गया। मतलब वहां पर कुछ भी नहीं है, खाली उनका गुफा है, जहां पर रहते थे, खाली वो स्थान जैसा का तैसा पड़ा हुआ है, कोई वहां पर कोई जाति नहीं है। तो ऐसे जाति, ऐसे प्राणी को उन लोगों ने क्या किया, लुप्त जातियों के कैटेगरी में रख दिया। और यहाँ पर है हमारा एशियाई चीता। ठीक है, एशियाई चीता है और गुलाबी सिर वाली बतख है। दो ही एग्जांपल था किताब में, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया। आगे देखिए क्या है कि भारत में काले हिरन, नीलगाय, चिंकारा इत्यादि की रक्षा के लिए बिश्नोई जाति प्रसिद्ध है। देखिए परीक्षा में क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि काले हिरन की रक्षा किस जाति के लोग करते हैं, या फिर किस जाति के लोग इसके लिए मतलब प्रसिद्ध है रक्षा करने के लिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बिश्नोई। बिश्नोई इसका मतलब रक्षा करते हैं। काला हिरन हो गया, नीलगाय हो गया, चिंकारा हो गया, ये सब के सब का रक्षा कौन करते हैं, बिश्नोई जाति के लोग करते हैं। आगे देखिए, वन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वन क्या होता है, वह स्थान जहां पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, उस स्थान को वन कहते हैं। मतलब देखिए वन, अब वन का बात रहा ना, तो वन क्या होता है, देखिए वहां पर क्या होता है, प्राकृतिक रूप से वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधा उग जाते हैं, और एक विशाल मतलब वहां पर बहुत मात्रा में पेड़ पौधा रहता है, जिससे हम लोग वह क्या करते हैं, विशाल वन का रूप ले लेता है, इसे हम लोग कहते हैं वन। और देखिए वन को मतलब भारतीय सरकार द्वारा वनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका हो गया आरक्षित वन, एक हो गया आपका रक्षित वन, और एक हो गया आपका अवर्गीकृत वन। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आप दे दीजिएगा, एक हो गया आपका अवर्गीकृत वन। क्लियर है, आगे देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरक्षित वन। तो आरक्षित वन क्या होता है, उस वन को आरक्षित वन कहते हैं जिन वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंधित हो। बात समझ में आया, मतलब वो ऐसा वन, ठीक है, जिसमें जो भी मतलब पशु पक्षी वगैरह जो भी मतलब प्राणी रहेंगे, प्राणी का आप लोग शिकार नहीं कर सकते हैं। एक बात हुआ, ठीक है। दूसरा बात क्या हुआ, मानव गतिविधियों पर मतलब प्रतिबंध लगा रहेगा, मतलब आप पेड़ पौधे को नहीं काट सकते हैं, मतलब आप वन को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो वन होता है इसे हम लोग कहते हैं आरक्षित वन, इसे हम लोग क्या कहेंगे, आरक्षित वन। और देश के कुल वन क्षेत्रों में आधे से अधिक वन क्षेत्रों को आरक्षित वन घोषित किया गया है। देखिए हमारे देश में जितना भी वन है ना, उसमें से आधा से ज्यादा वन को क्या बोलते हैं, आरक्षित वन बोलते हैं। बात क्लियर हो गया। आरक्षित वन में आप लोग शिकार नहीं कर सकते हैं, और जो भी मानव गतिविधियां होता है इस पर प्रतिबंध लगा हुआ होता है, और देश का आधा से ज्यादा भाग का जो वन है वो हमारा आरक्षित वन है। आगे देखिए,
रक्षित वन। रक्षित वन आपका क्या हो गया, रक्षित वन आपका हो गया जैसे कि इस प्रकार के वन में, मतलब देखिए यहाँ पर शिकार यहाँ पर भी मना रहता है, आप शिकार नहीं कर सकते हैं, और जो मानव गतिविधियां होगा यहाँ पर भी आप मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी मानव गतिविधियां पर प्रतिबंध लगा हुआ होता है। लेकिन ये जो नियम है ना, ये किस पर लागू नहीं होता, जो वहाँ के जो आदिवासी है, मतलब उस वन पर जो निर्भर रहते हैं जो आदिवासी, उनके ऊपर ये नियम कानून लागू नहीं होता है। इसको हम लोग बोलेंगे रक्षित वन। वही लिखा गया है देखिए कि इस प्रकार के वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, अभी मैंने आपको बताया उसमें भी। लेकिन यह नियम उस वन पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों पर लागू नहीं होता है, मतलब वहां पर जो लोग रहते हैं, जो आदिवासी रहते हैं, या फिर उस वन पर जो आदिवासी डिपेंड करते हैं, जो निर्भर रहते हैं, उनके ऊपर यह नियम लागू नहीं होता है। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। ठीक है, मतलब 1/3 हिस्सा क्या है, रक्षित है, या फिर आप बोल सकते हैं रक्षित वन है। क्लियर है, जितना भी वन है देखिए आधा से ज्यादा, अभी मैंने आपको क्या बताया, आधा से ज्यादा हमारा क्या है, आरक्षित वन है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1/3 हिस्सा टोटल वन का, हमारे देश में जितना भी वन है उसका 1/3 हिस्सा हमारा क्या है, रक्षित वन है। और लास्ट हमारा बचता है यहाँ पर अवर्गीकृत वन। तो अवर्गीकृत वन क्या है कि जो वन ऊपर की 2 श्रेणी में नहीं आते हैं उन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि हमारा जो वन होता है, वन हमारा 3 प्रकार से होता है, एक होता है आरक्षित वन, एक होता है रक्षित वन, और एक होता है अवर्गीकृत वन। तो जो वन हमारा ना तो आरक्षित है और ना ही रक्षित है, उस प्रकार के वन को हम लोग क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत वन बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर अवर्गीकृत का और एक डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है, मतलब क्वेश्चन के रूप में। देखिए क्या है कि अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। बात क्लियर हो गया, तो ये रहा हमारा अवर्गीकृत वन। और देखिए यहाँ पर आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा चिपको आंदोलन के बारे में बता देता हूँ, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए ये चिपको आंदोलन है ना, ये चिपको आंदोलन में स्टार्टिंग हुआ था 1973 को। कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मतलब ये चिपको आंदोलन स्टार्टिंग हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे या फिर जनक थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। और देखिए यहाँ पर ये जो आंदोलन स्टार्टिंग हुआ था, यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा इसके जनक थे, और इसके साथ साथ इसके जो भी मतलब फ्रेंड्स वगैरह थे, जो सहयोगी थे, इनका साथ दिए थे। और देखिए यहाँ पर क्या है कि चिपको आंदोलन सन 1973 में शुरू हुआ था, और यह आंदोलन पेड़ों की रक्षा के लिए किया गया था। पेड़ों की रक्षा के लिए यह आंदोलन किया गया था, जिसका नाम है चिपको आंदोलन। मतलब पेड़ से देखिए उस मतलब ये जो यूपी उत्तराखंड का ये जो इलाका था ना, यहाँ पर पेड़ों का अंधाधुंध कटाई हो रहा था। तो उस टाइम लोगों ने क्या किया, पेड़ों से लिपट कर मतलब चिपक गए थे इस प्रकार से। ठीक है, बोला कि अगर पेड़ को काटना है तो हमको भी काट दो, फिर पेड़ को काटो। तो इस प्रकार से यह आंदोलन हुआ था। तो हमें अभी डिटेल में नहीं जाना है, जितना हमें जानना था मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए, एक आंदोलन हुआ था हमारे बीज बचाओ आंदोलन। अभी जो बीज बचाओ आंदोलन था ये किस लिए था, तो बीज बचाओ आंदोलन टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद उर्वरकों के फसलों का उत्पादन था। मतलब देखिए टिहरी के जो किसान थे, देखिए परीक्षा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीज बचाओ आंदोलन किन किसानों ने किया था, तो टिहरी के किसानों ने किया था। क्यों किया था, तो उन लोगों का मकसद था कि हम लोग बिना रासायनिक खाद, यानी जो सार वगैरह जो है जैसे कि डीएपी, यूरिया, ये सब जो हो गया, मतलब ये जो रासायनिक खाद उर्वरक ये सब जो है, ये सब के बगैर हम लोग फसल को उपजाएंगे। इसी के चलते ये आंदोलन हुआ था, बीज बचाओ आंदोलन। कहाँ हुआ था, तो टिहरी में हुआ था। किन्होंने किया था, तो टिहरी के किसानों ने किया था। इस प्रकार से आप हर एक चीज को याद रख सकते हैं। आगे देखिए, जो कि हमारा लास्ट स्लाइड है ये, और यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या है कि उड़ीसा ने सर्वप्रथम संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव 1988 में रखा। देखिए संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव सबसे पहले कौन रखा था, तो उड़ीसा ने रखा था। कब रखा था, तो 1988 में रखा था। इस बात को आपको जान लेना है। आगे देखिए क्या है कि राजस्थान के अलवार जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून थे जो शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाते थे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, जो कि अच्छे पॉइंट्स है। और देखिए बहुत ही जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज भी आने वाला है। पहले मैं एक बार सोशल साइंस को कंप्लीट खत्म कर देता हूं, फिर मैं मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर आऊंगा।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस कर लें। और मैंने जो पहले आपको पढ़ा दिया है, इतिहास कंप्लीट जो पढ़ाया है, और भूगोल का जो चैप्टर 1 पढ़ाया है, और आज मैं जो आपको भूगोल का चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूँ, आप हर एक चीज़ को देख लीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं ना, सबको बताइए हमारे चैनल के बारे में। यहाँ पर देखिए, आपका जो नवंबर दिसंबर में जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, एग्जाम से पहले मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई सा भी सब्जेक्टों में हर एक चीज को कंप्लीट करा दूंगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। और देखिए, हमारा और एक चैनल है जहां पर आपको न्यूज और अपडेट्स वगैरह दिया जाता है। उस चैनल का नाम है रोजगार टीवी, ठीक है, रोजगार टीवी। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रोजगार टीवी, ठीक है। एक मतलब टीवी टाइप का लोगो बना हुआ होगा और इसके अंदर में लिखा है रोजगार टीवी। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।